नमस्ते भैया बहनों। कक्षा 9वीं की हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को देखेंगे। इनकी रचना मेघ आए को पढ़ेंगे। भैया बहनों, इनकी कविता को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा इनके विषय में जान लें। सक्सेना जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में 1927 ईस्वी को हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा को प्राप्त की। प्रारंभ में इनको कि आजीविका हेतु काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। बाद में चल के ये दिनमान के उपसंपादक बने और पराग नामक पत्रिका के संपादक बने। भैया बहनों, इनका निधन आकस्मिक हो गया। 1983 ईस्वी में इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु से पहले इन्होंने बहुत सी रचनाएं की और जो इनका उद्देश्य था लगभग उसे प्राप्त कर लिए। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआओ नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग आदि इनकी प्रमुख रचनाएं थीं। इसके साथ ही इन्होंने बाल साहित्य की भी रचना की, जिसमें चर्चे और चरखे ये प्रमुख थे। भैया बहनों, सर्वेश्वर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी रचना में एक तरफ जहां आपको ग्रामीण संवेदनाएं देखने को मिलेंगे, वहीं शहरीय मध्यवर्गीय लोगों की भी संवेदनाएं इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। भैया बहनों, संकलित कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सजकर आए प्रवासी अतिथि यानी दामाद से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण रहता है, उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है। मुख्य रूप से अगर देखें तो ये संपूर्ण कविता जो है, यह मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है। तो आइए कविता को हम लोग देखते हैं। लेकिन कविता को देखने से पहले हम लोग इसके जो प्रमुख पात्र हैं उसका परिचय ज्ञात कर लें। इसका सबसे प्रमुख पात्र मेघ है, जिसे कवि ने दामाद के रूप में, मेहमान के रूप में मानवीकरण किया है। यहाँ मेघ जो है वह मेहमान का द्योतक है। धूल गांव की स्त्रियों या बालिकाओं का ये द्योतक है। नगरवासी के द्योतक है पेड़। पेड़ को नगरवासी कहा गया। गांव के लोग का हुआ द्योतक है। गांव के लोगों का वह काम कर रहा है। नदी को स्त्री के रूप में मानवीकरण किया गया है। नदी स्त्री का द्योतक है। लता मेघ की प्रतीक्षा करती नायिका का द्योतक है। और ताल सेवक का द्योतक है, नौकर का द्योतक है। तो जब कोई मेहमान गांव में आते हैं, कोई मेहमान जो बरसों नहीं आए, बहुत दिन के बाद जब वे गांव में आते हैं,
तो गांव के लोग जो है कि उनका स्वागत करते हैं और उसे जो है कि देखना चाहते हैं। खिड़की किवाड़ी खोल के घर से लोग उसको देखते हैं। कुछ लोग उनकी स्वागत करने पहुंचते हैं, कोई उनकी जो है कि आने की सूचना लोगों को देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो उनके आने का जो है कि इंतज़ार करती है, वह भी जो है कि उन्हें पाकर खुश हो जाती है। तो इस पाठ में देखें है कि मेघ को जो है कि मेहमान का रूप दिया है, और मेघ के आने पर क्या क्या होता है, प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, और मेहमान के आने पर गांव में क्या क्या होता है, ये चीज़ इसमें दिखाया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं। कहता है मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के। जब बहुत दिन के बाद कोई मेहमान आते हैं तो वे सज संवर के आते हैं, तैयार होके आते हैं। तो उसी तरह मेघ भी बहुत दिन के बाद आ रहा है, तो वह भी जो है कि सज संवर के आया है, बन ठन के आया है। बन ठन इन शब्दों में जो है कि नौ की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो कहता है कि मेघ जो है कि सज धज के संवर के तैयार होके आए हैं, और मेघ के आते ही क्या होता है, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। मेघ के आते ही हवाएं चलने लगी, और वो हवाएं जो है कि नाचती गाती चली। जब कोई पाहुन कोई मेहमान गांव आते हैं तो गांव की जो है कि लड़कियां नारियां हुए जो है कि नाचते गाते उसके आगे आगे चलती है। कहते दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, और गली गली में जो है दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी। जैसे आकाश में काले काले मेघ आते हैं तो लोग क्या करते हैं, खिड़की आदि खोल के, दरवाजे किवाड़ आदि खोल के उस मेघ को देखने लगते हैं। और उसी तरह जब कोई मेहमान आते हैं तो घर से लोग जो है कि खिड़की आदि खोल के लुक के मेहमान को झांक के देखते हैं। तो इसीलिए कवि कह रहे हैं कि जो मेघ जब आया है तो क्या होता है कि हवाएं चलने लगी, हवाएं उसके आगे आगे चलने लगी नाचते गाते, और लोग खिड़की किवाड़ियाँ खोल के जो है कि उसे देखने लगे। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई पाहुन शहर से गांव आए। जो मेघ आए हैं वो कैसा लग रहा है, तो कोई पाहुन शहर से गांव में आए और वे बन ठन के आए। मेघ बन ठन के सज के संवर के आए। पैर झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब जब मेघ आए तो क्या हुआ, हवाएं चलने लगी, लोग खिड़की किवाड़ी खोल के उन्हें देखने लगे मानो शहर से कोई मेहमान आए हों। अब क्या हुआ कि पैर झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। हमने बताया कि पैर जो है कि वो क्या है, यहाँ पैर जो है कि नगरवासी का द्योतक है, गांव के लोगों का द्योतक है। तो जिस तरह मेहमान आते हैं तो गांव के लोग झुक झुक के जो है कि उन्हें देखने लगते हैं, उचक उचक के उन्हें देखने लगते हैं, सिर उठा के उन्हें देखने लगते हैं, जहाँ तहाँ से उन्हें देखने लगते हैं कि मेहमान कैसे हैं। उसी तरह पैर जो है कि वह झुक के और सिर उठा के मेघ को देखते हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठा के, और जैसे मेघ आता है तो क्या होता है, आंधियाँ चलने लगती है, तेज हवाएं चलने लगती है, और तेज हवाओं के चलने से क्या होता है कि धूल उड़ने लगती है। और कभी कभी कैसा होता है कि वो धूल बिर्रों का रूप ले लेता है, चक्र का रूप ले करके ऊपर उठने लगता है। तो वह धूल किस तरह भाग रहा है, जैसे मान लो
कि लड़कियां अपनी घाघरा उठा के भागती हो। जब मेहमान गाँव आते हैं तो जो लड़कियां होती हैं वो क्या करती है, अपनी घाघरा को सरियाए ठीक किए हुए ताकि वो दौड़ने में गिर ना जाए, इसलिए वे अपने जो है कि वस्त्र को पकड़ के आगे आगे भागती है और गांव में सूचना देती है कि मेहमान आ गए, मेहमान आ गए। तो उसी तरह यहाँ धूल जो है, आंधी के चलने से धूल जो है कि उड़ के आगे आगे वह भागी, यह बताने की मेघ आ रहे हैं। बाकी चितवन उठा, मन खिल उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सरके, एकाएक मेहमान को देखकर नदी ठिठक गई और वह अपने घूंघट को सरका ली। बाकी चितवन तिरछी नज़रों से वह मेघ को देखती है। भैया बहनों, यहाँ पर हम देखें कि नदी क्या है, स्त्री का द्योतक है। तो जब कोई मेहमान आते हैं और एकाएक कोई किसी स्त्री के सामने आ जाता है तो वह स्त्री क्या होता है, ठिठक जाती है और अपने जो है कि घूंघट को वह सरका लेती है और तिरछी नज़रों से उन्हें मेहमान को देखती है। तो उसी तरह मेघ रूपी पाहुन के आने से, मेघ रूपी मेहमान के आने से नदी रूपी स्त्री जो है कि वह ठिठक गई और वह अपनी घूंघट सरका के तिरछी नज़रों से मेघ को देखने लगी। कहते मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, और वह देखने लगी कि ये मेघ जो है मेहमान बड़े बनठन के सज के संवर के आए हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुदिलिन्नी बोली अकुलाई लता ओट की बार की। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। तब क्या हुआ कि बूढ़े पीपल, यहाँ पीपल जो है कि वो गांव के वृद्ध आदमी का द्योतक है। क्यों है वृद्ध आदमी का द्योतक? क्योंकि पीपल जो होता है कि वो सबसे लंबी आयु वाले पेड़ होते हैं, वो सबसे लंबी आयु वाले पेड़ होते हैं। इसलिए कवि ने पीपल को बूढ़े पीपल का के पुकारा, बूढ़े आदमी का जो है कि द्योतक दिया, बूढ़े आदमी से उसका मानवीकरण किया है। तो कहते हैं कि बूढ़े पीपल जो है वे आगे बढ़कर जुहार की, बूढ़े आदमी आगे बढ़ के मेहमान का स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो उसी तरह ये जो बूढ़े पीपल हैं ये आगे बढ़ के बादल का जो है कि स्वागत करते हैं, झुककर उनका जो है कि अभिवादन करता है। कहता है बरस बाद सुधिलिन्नी बोली अकुलाई लता ओट ओ किबार की। अब यहाँ लता जो कि मेघ की प्रतीक्षा करती हुई नायिका है, यहाँ लता क्या है कि उस नायिका का जो है कि द्योतक है, जो नायिका अपने प्रेमी के आने का जो है कि इंतज़ार कर रही है, यानी मेहमान के आने का इंतज़ार कर रही है, उसका द्योतक है लता। तो मेघ के आने पर लता क्या की, लता पेड़ से क्या होता है, पेड़ से लटपटाए रहती है और पेड़ के सहारे जो है कि वो ऊपर उठती है। इसलिए पेड़ रूपी किवाड़ की ओट से वह जो है कि अकुलाकर हाजिर होकर बोली कि बरस बाद सुधिलिन्नी, एक वर्ष के बाद आपको याद आए, एक वर्ष के बाद आप आए। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, ताल तालाब होता है, ताल जो है कि खुश हो गया, पाहुन के आने से वो खुश हो गया और परात में पानी लेकर पाहुन के पैर धोने के लिए वे आगे बढ़ा। आपने देखा था कि ताल जो है कि वह सेवक का द्योतक है और मेहमान के आने पर सेवक पानी लेके जाते हैं उनके चरण धोने के लिए, चरण पखारने के लिए। उसी तरह मेघ के आने पर ताल तलैया जो है कि वह भर जाता है, वर्षा होने पर वह भर जाता है। तो ताल जो है कि यहाँ अपने विशाल परात में पानी लेकर मेघ के चरण को धोने के लिए आगे बढ़े चले। कहते हैं कि मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, जो बनठन के संवर के मेघ आए हैं उनका चरण धोने के लिए ताल परात में पानी लेकर चले।
क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंटन के संवर के। यहाँ क्षमा करो का भाव यहाँ कहता है कि क्षितिज अटारी। क्षितिज अटारी क्या है? क्षितिज को अटारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। क्षितिज किसे कहा जाता है? तो क्षितिज हुआ होता है जहाँ पर कि जो है कि आकाश जो है, नभ जो है कि वह धरती से मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसी को क्षितिज कहा जाता है। तो यहाँ पर कभी जो है क्षितिज को अटारी के रूप में प्रस्तुत किया है। अटारी क्या होता है? महल का सबसे ऊपर का भाग। तो वो क्षितिज कहता है कि वो क्षितिज अटारी पर आई, यानी मेघ गहरा गए। अब वह मेघ जो है कि एकदम गहरा गया है, काफ़ी ऊपर आ गया है। वो क्षितिज जो है, मेघ जो झुकते हुए प्रतीत हो रहा था, वो ऊपर आ गया, अटारी पर आ गया है। और मेघ के ऊपर आते ही क्या हुआ? दामिनी दमकी, बिजली चमक उठी। दामिनी दमकी को बिजली के चमकने के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। यहाँ क्या है कि रूपक अलंकार है। क्षितिज अटारी, यहाँ क्षितिज को अटारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, यहाँ भी रूपक अलंकार है। तो कहता है कि क्षितिज अटारी गहराई, वह जो है क्षितिज अटारी पे आ गया, मेघ गहरा गए और बिजलियाँ चमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। अब यहाँ कहती है नायिका, नायिका क्या कहती है कि क्षमा करो, बांध टूट गई, गांठ खुल गई। वो नायिका कहती है कि अब क्षमा करो भाई, मुझे जो भ्रम था कि मेहमान नहीं आएंगे, वो भ्रम मेरा दूर हो गया, मेहमान आ ही गए। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। और जैसे ही क्या हुआ कि दामिनी दमकी, बिजलियाँ चमकी, तो मेघ जो है कि वर्षा और मेघ का जो है कि मिलन हो गया। इधर मेहमान और नायिका का जो है कि मिलन हो गया, सब्र का बांध टूट गया और अश्रु ढर के, मिलन के अश्रु ढर के। और जब दोनों मिल गया तो दोनों की आंख से जो है कि अश्रु बहने लगा, यानी मेघ जो है कि बरसने लगे। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, जोर जोर से वर्षा होने लगी और नायक नायिका का मिलन हो गया। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मेघ जो है कि बड़ी सज धज के सवर के तैयार होके आए। तो इस तरह देखिए भैया बानो, इसमें कविता में जो है कि मानवीकरण अलंकार और रूपक अलंकार दोनों का जो है कि बहुत सुंदर समावेश किया गया है ना। जैसे कहते हैं कि आगे आगे नाचती बयार चली, यहाँ बयार क्या है? स्त्री के रूप में मानवीकरण हुआ है, यहाँ मानवीकरण अलंकार है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, यहाँ मेघ का दामाद के रूप में मानवीकरण हुआ है, इसलिए यहाँ क्या है? मानवीकरण अलंकार है। फिर कहता है पैर झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, यहाँ पेड़ का जो है कि नगरवासियों के रूप में मानवीकरण हुआ है। धूल भागी घाघरा उठा के, यहाँ धूल जो है कि स्त्री के रूप में जो है कि उसका मानवीकरण हुआ है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, पीपल का जो है कि बूढ़े पुराना वृद्ध या बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में मानवीकरण हुआ है, यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है। फिर कहता है कि बोली अकुलाई लता, यहाँ लता का जो है कि स्त्री के रूप में, नायिका के रूप में मानवीकरण हुआ है। तो ये सभी क्या था? मानवीकरण अलंकार के उदाहरण है। उसी तरह आपने देखा क्षितिज अटारी, यहाँ क्षितिज को अटारी के रूप में प्रस्तुत किया गया, यहाँ रूपक अलंकार है। दामिनी दमकी, यहाँ दामिनी को बिजली के चमकने से जो है कि चमकने के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यहाँ भी रूपक अलंकार है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, यहाँ झरझर मिलन के अश्रु द्वारा
बारिश को पानी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। बारिश को पानी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ भी क्या है, रूपक अलंकार है। अब यह बन ठन के, यहाँ तो पहले बताएं 9 का पुनरावृत्ति है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब इसमें कविता में जो है भैयावन अनेक जो है कि मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है। जैसे बन ठन के, तैयार होके, सुधि लेना, खबर लेना, गांठ खुलना, समस्या का समाधान हो जाना, बांध टूटना, धैर्य समाप्त हो जाना, ये सब जो है कि यहाँ मुहावरों का प्रयोग किया गया है। और इस कविता में सबसे महत्वपूर्ण है कि बहुत से आंचलिक शब्दों का जो है कि प्रयोग किया गया है। जैसे है बयार, पाहुन, उचकना, जोहार, सुधिलिन्नी, किवाड़, अटारी, बंठन, बाकी, परात, ये सब आंचलिक शब्द है जिसका प्रयोग इस कविता में किया गया है। इस तरह इन सब शब्दों का प्रयोग करके, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करके, रूपक अलंकार का प्रयोग करके कवि जो है कि इस कविता की सौंदर्यता को बढ़ा दिए। ठीक है भैया बहनों, आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।